स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की क्लास में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस मुख्य विषय की चर्चा करेंगे वो आप यहाँ देख सकते हैं, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। तो हिंदी की इस क्लास में बच्चों मैं आपको बताऊं कि आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए मैंने अभी तक किन किन क्लासों को पूर्ण किया है वो आप ध्यान से देख लें। पहली चीज़ तो मैंने पर्यायवाची की सभी श्रृंखलाओं को आपके सामने रख दिया। उसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द जिसको हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं हिंदी का, ये मैंने आपके सामने रख दिया। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको सर्व कर दी। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इसे देखें। आज की क्लास की शुरुआत जो होगी वो वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से होगी। और बच्चों ध्यान रखना है कि ये भी कई पार्ट में चलेगा, क्योंकि एक पार्ट में इसको रखना संभव नहीं है। इसके दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, एक तो वाक्य अशुद्धि अर्थात वाक्य शुद्धि के संदर्भ में बात करना, और एक वर्तनी अर्थात जो शब्दों में अशुद्धता आती है उसके दृष्टिकोण से कुछ कार्य करने हैं। तो इसके ऑलरेडी दो हिस्से होंगे, तो इस ढंग से ये कई पार्ट में जाएगा। अच्छा हाँ, ये ध्यान रखना है कि आपकी ये जिम्मेदारी होगी कि आप पूरी तन्मयता से देखें, गंभीरता का प्रयोग करें। अभी तक अगर आप उच्छृंखल मन से सभी वीडियोस देखते थे तो अब आप गंभीरता से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी के समस्त ग्रामर के टूल एंड टेक्निक्स का प्रयोग होगा। तो आप ये ध्यान रखें कि मंकी माइंड से बिल्कुल नहीं देखिएगा, चीज़ों को पूरा देखें, पूरी तरह से समझें। तो चलिए आइए मुख्य विषय की बात करते हैं। आप इस टॉपिक के नेचर को देख सकते हैं कि इसके दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, एक है वाक्य शुद्धि और एक है वर्तनी शुद्धि। तो सामान्यतः आप जानते हैं कि शब्दों का अर्थपूर्ण संग्रह ही क्या होता है, वाक्य होता है। अब ग्रामर के अकॉर्डिंग उसकी संरचना का एक निश्चित नियम है, तरीका है। उस तरीके में जो परिवर्तन आता है, अशुद्धता आती है, उसको ठीक करना सीखना है। और दूसरा, शब्दों को लिखने में जो त्रुटियां आती हैं वो है वर्तनी शुद्धि। तो हम लोग इन दोनों की चर्चा करेंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चूंकि मैंने बोला है कि टॉपिक काफ़ी बृहद होगा, इसलिए सब कुछ एक ही स्लाइड में एक ही क्लास में देना संभव नहीं है। इसलिए पहले हम लोग जिस विषय की चर्चा करेंगे वो है वाक्य अशुद्धियाँ। तो सामान्यतः समझ लें कि वाक्य में कितने प्रकार की अशुद्धियाँ आती हैं। अगर आप ये बात का अच्छे से बोध कर ले तो उसकी शुद्धि का सही तरीका क्या है ये भी सीख लेंगे। मैं आपको एकदम स्टेप वाइज स्टेप सिखाऊंगा, आप बस धैर्य से और पूरी गंभीरता से पढ़ें। देखिए, वाक्य अशुद्धि में जो सबसे पहली चीज़ है वो होती है पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ। मैं सारी अशुद्धियों को इस स्लाइड में एक संक्षिप्त विवरण आपके सामने दे दूँ, फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, इंग्लिश में सामान्यतः आपने क्या देखा होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का क्रम होता है, लेकिन हिंदी की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, जिसे हम लोग कर्ता, कर्म और क्रिया, ये सामान्य क्रम होता है। तो इस क्रम के संबंध में जो त्रुटियां आ जाती हैं वो क्या होती हैं, पद क्रम संबंधी अशुद्धियां। इसके बाद देखिए, कर्ता क्रिया संबंध और विशेषण विशेष संबंध। तो बच्चों, किताबों में आपको इन दोनों के लिए जो शब्द मिलेगा वो क्या मिलेगा, अनिविति संबंधी अशुद्धियां। कैसी अशुद्धियां, अनिविति संबंधी अशुद्धियाँ। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है शब्द, तो आप घबराए नहीं। अगर आप में से जो कोई बच्चा इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो इस विषय को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में देख सकता है। और ये विशेषण विशेष्य है, यानी एडजेक्टिव्स का उसके अपने नाउन से कैसे रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा, इसकी चर्चा है। अब अगली जो अशुद्धि का होता है स्वरूप वो क्या है, परसर्ग अर्थात कारक संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे आपने खूब पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह की पूरी कहानी बचपन में खूब पढ़ी है, ये बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो ऐसी अशुद्धियाँ जो आती हैं उनको हम लोग परसर्ग या कारक संबंधी अशुद्धियों के तहत रख के देखते हैं। इसके बाद वाच्य संबंधी अशुद्धियाँ। जो बच्चे नए हैं वो थोड़ा सा समझ लें, ये वाच्य क्या है। वाच्य इंग्लिश में जिसको आप एक्टिव वॉइस और
पैसिव वॉइस कहते हैं वही है हिंदी का वाच्य। ठीक, तो ये दरअसल पैसिव वॉइस की यहाँ पर चर्चा होती है, एक्टिव की भी बात होती है, लेकिन सामान्यतः अशुद्धि के सेक्शन में पैसिव वॉइस यानी जिसको हम लोग कर्म वाच्य बोलते हैं और भाव वाच्य बोलते हैं, इनकी चर्चाएं होती हैं, क्योंकि इनसे अशुद्धि का स्वरूप बनता है। क्योंकि कर्तृवाच्य जो है वो सामान्य वाक्य संरचना है जो हम पढ़ते चले जाते हैं, इसलिए कर्म वाच्य और भाव वाच्य इन दोनों से संबंधित अशुद्धियां रखी जाती हैं। तो इसकी चर्चा अगर हम कर लें तो वाच्य संबंधी अशुद्धियों पर हमारी कमांड हो जाएगी। फिर उसके बाद प्रेरणार्थक अशुद्धियां होती हैं, यानी दरअसल क्या है, मैं एक संक्षिप्त विवरण आपके सामने रख दूं। ये क्रिया का स्वरूप है। ये क्या है? क्रिया का स्वरूप है। जैसे इंग्लिश में कॉजेटिव वर्ब्स आप लोग कहते हैं ना, वही चीज़ है, क्रिया का स्वरूप होता है। जैसे मैंने कहा कि लिखा, किसी ने पत्र लिखा, फिर मैंने एक स्वरूप दिया कि लिखाया। ठीक, फिर मैंने कहा लिखवाया। अब देखिए क्रिया का स्वरूप बदल रहा है, तो कहाँ पर एक कर्ता का इन्वॉल्व होगा, कहाँ पर दो का होगा, कहाँ पर तीन का होगा, कहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कर्ता इन्वॉल्व करेगा। इसकी चर्चा अगर हम क्रिया के सही स्वरूप में समझ लें तो ये होता है प्रेरणार्थक अशुद्धियाँ, अर्थात प्रेरणार्थक शुद्धियाँ भी कह सकते हैं। वाक्य अशुद्ध होगा तो अशुद्धियाँ, उनको ठीक करना प्रेरणार्थक अशुद्धियाँ। तो इतने सामान्य बिंदुओं पर अगर आप थोड़ा सा काम कर लें तो वाक्य की अशुद्धियाँ आप ठीक कर लेंगे। फिर आगे वर्तनी की अशुद्धि होती है। तो आज मैं जिस मुख्य क्लास को आपके सामने रखूंगा वो है पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ, क्योंकि सारी अशुद्धियों को डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्रमिक रूप से पढ़ाऊंगा, क्रमबद्ध पढ़ाऊंगा, ताकि आप उसका रिजल्ट पा सकें। भले ही आप कैसे भी करके वीडियो को देखें, प्रमोट करें या ना करें, लेकिन मेरी तो आशा है कि आप प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको रेगुलर क्लास मिले। लेकिन मेरा स्वभाव है कि मैं आपको क्रमिक और क्रमबद्ध समग्र रूप से पढ़ाऊंगा। तो इसी क्रम में आज हम लोग जिसकी बात करेंगे वो पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ। तो आइए देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे चलेंगी। तो पद क्रम संबंधी अशुद्धियों में तीन बातें आप पहले सीखें कि हिंदी में जो वाक्य रचना है उसका सामान्य क्रम क्या होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया, अर्थात सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, SOV का कॉन्सेप्ट होता है। ये लाइन है, ये जो आपको दिमाग में ध्यान में रखनी है। अभी इसको मैं उदाहरण के साथ बिल्कुल स्पष्ट करूंगा, लेकिन सामान्य बात समझ लें कि हिंदी के वाक्यों का सामान्य क्रम क्या है, कर्ता, कर्म और क्रिया, इस क्रम से चीज़ें चलती हैं। आगे देखें, कर्ता, कर्म और क्रिया जब अपने विशेषण के साथ आए या उनका पदबंध आए तो भी वो इसी क्रम से होंगे। जैसे सब्जेक्ट का विशेषण सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का विशेषण ऑब्जेक्ट के साथ और वर्ब का विशेषण वर्ब के साथ आएगा और उसका क्रम यही बना रहेगा। इस ढंग से ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं पदक्रम संबंधी अशुद्धियों को टैकल करने के लिए। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो देखिए, पद क्रम से ये शुद्ध वाक्य लिखे गए हैं, इनकी संरचना को समझे। जैसे मैंने कहा राजेश पढ़ता है, कौन पढ़ता है, राजेश पढ़ता है। तो राजेश क्या हो गया, कर्ता हो गया, पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब यहाँ पर तो हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं रखा तो क्या करेंगे, यानी कर्म नहीं रखा तो सब्जेक्ट और वर्ब, इसका ये क्रिया क्रम हो गया। तो ये सही है अपने क्रम के आधार पर। अब देखिए, मैं इसका स्वरूप थोड़ा सा बदल रहा हूँ। राजेश किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पर पढ़ने वाला कर्ता हो गया, उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य क्रिया हो गई, और उस क्रिया के द्वारा जो संपादन हो रहा है वो क्या है, किताब को पढ़ रहा है, इसलिए कर्म भी आ गया। तो आप देखिए इसका सही क्रम क्या हुआ, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, कर्ता, कर्म और क्रिया, इस क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। अब इस वाक्य में आपको तीनों बातें मिल गई। अब देखिए इसका विस्तार किया जाता है। तो जब विस्तार करेंगे तो इसके विशेषण या इसके पदबंध आएंगे तो वो भी इसी क्रम में रहेंगे। ऐसा नहीं कि क्रिया का पदबंध पहले आए या ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म का पदबंध या इसका विशेषण आगे पीछे हो जाए, नहीं,
इनके विशेषण इनके साथ इन्हीं के निर्धारित स्थानों पर प्रयुक्त होंगे। जैसे मैं इसका विस्तार कर रहा हूँ, देखिए राजेश, लेकिन कैसा, परिश्रमी राजेश। तो देखिए ये राजेश अर्थात कर्ता का विस्तार हुआ, लेकिन क्रम क्या है, सब्जेक्ट पहले आ गया। अति प्राचीन किताब, अब देखिए ये दो शब्द क्या कर रहे हैं, किताब को क्वालिफाई कर रहे हैं, इस पर विशेषीकृत कर रहे हैं किताब को, तो इसके विशेषण हो गए। लेकिन किताब अपने विशेषणों के साथ कर्ता के बाद ही आ रहा है ना, तो क्रम तो आपका एग्जिस्ट कर रहा है वही वाला, इसी चीज को पकड़ना है। परिश्रमी राजेश, अति प्राचीन किताब, धीरे धीरे पढ़ रहा है, पढ़ता है, तो पढ़ना उसकी क्रिया हुई, और ये क्रिया का क्या हुआ, विशेषण हुआ, अर्थात ये संपूर्ण क्षेत्र क्रिया का विस्तार है। किंतु आप देखें, यहाँ पर देखें, ये कर्ता अपने विस्तार के साथ है, अर्थात अपने विशेषण के साथ है, लेकिन क्रम क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया का क्रम दिया गया है। और इसका विस्तार करते हैं, अभी मैं इसकी अशुद्धियां आपके सामने रखूंगा ताकि आप समझ पाएं। सबसे छोटा भाई राजेश, अब मैं इसका पदबंध के रूप में विस्तार कर दिया। सबसे छोटा भाई राजेश, इतिहास की किताब, कौन सी किताब, इतिहास की किताब। तो ये देखिए पूरा ये कर्ता पदबंध हो गया, ये कर्म का पदबंध हो गया, जोर जोर से पढ़ता है, तो ये पढ़ने का तरीका हो गया, ये पढ़ने का विशेषण हो गया। इस स्थिति में भी देखिए कर्ता, कर्म और क्रिया के क्रम के रूप में ही ये वाक्य रखा गया है, यही है पद क्रम। तो ये पद क्रम के अनुसार ये इसका मैंने विस्तार शुद्ध रूप में दिखाया। अब देखें कि जैसे इसकी अशुद्धता कैसे आए, तो मैं बोलता हूं कि राजेश पढ़ता है, तो ये ठीक है, शुद्ध ही है। अब मैं चेंज कर रहा हूं, देखिए राजेश पढ़ता है किताब। सामान्यतः हम लोग बोलने में ऐसा बोल देते हैं, जैसे मैं कई बार बोलता हूं, स्वागत है आपका इस क्लास में, लेकिन सही तरीका क्या है, इस क्लास में आपका स्वागत है। इसी तरह से राजेश पढ़ता है किताब। अब देखिए यहाँ गड़बड़ हुआ ना, क्रम मिस्टेक हो गया। क्या, ये है सब्जेक्ट, राजेश क्या है, सब्जेक्ट, पढ़ता है क्या है, क्रिया, वर्ब, और किताब क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। तो इसका क्रम बदल गया, SVO हो गया, जबकि सही क्रम क्या है, SOV। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है, ये इस प्रकार की अशुद्धियां आपके सामने रखी जाएंगी, तो उनको आप पदक्रम संबंधी अशुद्धियों के तहत ठीक करेंगे। तो इसका पदक्रम देखिए भिन्न हो गया। अब इसी चीज को देखिए, इतिहास की किताब, सबसे छोटा भाई राजेश जोर जोर से पढ़ता है। अब देखिए चेंज आ रहा है, ये कर्म का किताब, किताब क्या हुई, कर्म, ये इसका विस्तार, तो पहले क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। सबसे छोटा भाई राजेश, राजेश मान लीजिए कई भाई हैं, तो उनमें मैंने एक इसका विस्तार कर दिया, सबसे छोटा भाई राजेश, तो ये तो सब्जेक्ट का ही एक्सपेंशन हुआ ना, और जोर जोर से पढ़ता है, ये पदबंध विस्तार किसका है, क्रिया का है, ये किसका है, वर्ब का। अब देखें यहाँ पर क्रम क्या बन रहा है, OSV, OSV कैसा बन रहा है, OSV, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब। तो क्रम के अनुसार तो ये बाधित हो गया, इसका सही स्वरूप नहीं है, इसका मतलब क्रम के आधार पर यह गलती है। तो हमें सबसे पहले क्या लगाना चाहिए, सब्जेक्ट, इसके बाद क्या लगाना चाहिए, ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या लगाना चाहिए, वर्ब का विस्तार। तो ये है पद क्रम संबंधी अशुद्धियां, ठीक। तो ये तो पहली बात हुई। अब इसी में हम लोग कुछ चीज़ों को और देख लें, पद क्रम के विस्तार और इसकी शुद्धि में दूसरी टेक्निक क्या है। देखिए कारकों के साथ सही क्रम क्या होगा, जैसे ये पूरा कारक बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ये कारक वगैरह बचपन में ही पढ़ के बड़े हुए हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, और इस तरह से पूरा कारक का जितना भी चिन्ह है और कारक का तरीका है वो क्रम आप जानते हैं। तो मुझे तो केवल आपको इंडिकेट करना है। तो जब भी कभी इन कारकों के साथ आपका कर्ता कर्म इत्यादि आए, तो हम इसका क्रम क्या रखेंगे, यही क्रम रखेंगे। ये जो चलता हुआ क्रम है, इसी क्रम के आधार पर चीज़ों को ठीक करेंगे।
जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर रख रहा हूँ, उसको देखें। जैसे मैंने कहा मोटे मोटे डंडे से, एक हिस्सा इसको तोड़ लीजिए। पहलवान लड़के ने, पहलवान लड़के ने, एक हिस्सा ये रख लीजिए। जोर जोर से, जोर जोर से। अब देखिए साड़ को, साड़ को क्या किया, पीटा। अब ये इतना हिस्सा हो गया। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कारक चिन्हों के साथ आए हुए हिस्से कैसे होंगे, कर्ता ने। क्या शब्द बनता है, कर्ता ने। तो अब देखिए जरा आप इसमें किस हिस्से को कर्ता बना सकते हैं, पहलवान लड़के ने। तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट वाला हिस्सा। ये कहाँ होना चाहिए था, ये पहले होना चाहिए था। ये कहाँ होना चाहिए था, पहले। तो पहलवान लड़के ने, कर्म को, कर्म को, ठीक। तो ढूंढिए जरा कि किसको, तो साड़ को, किसको, साड़ को। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट वाला हिस्सा हो गया। करण से, तो यहाँ पर साधन, करण क्या होता है, साधन। तो देखिए मोटे मोटे डंडे से, ये हिस्सा क्या हो गया, करण, करण वाला हिस्सा हो गया। तो इसको कहाँ जाना चाहिए था, ऑब्जेक्ट के बाद जाना चाहिए था, यानी कर्ता का ये हिस्सा हो गया, कर्ता ने। कर्म को, करण से, तो ये करण वाला हिस्सा कर्म के बाद आना चाहिए था। अब आगे आपकी क्रिया हो जाएगी, लेकिन क्रिया का विस्तार कहाँ है, देखिए जरा, जोर जोर से पीटा। तो ये जोर जोर से पीटा एक साथ होना चाहिए था। इस आधार पर देखें तो ये इसमें एरर की गई है। तो ये जो आपके सामने सिद्धांत तो मैंने दिया, यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण है। तो अगर इसको ठीक ढंग से करने की बात आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, पहलवान, पहलवान लड़के ने, पहलवान लड़के ने। साड़ को, साड़, साड़ को, पहलवान लड़के ने साड़ को। मोटे मोटे, मोटे मोटे डंडे, डंडे से जोर जोर से पीटा। ये इसका सही क्रम बनेगा। तो ऐसी अशुद्धियां भी आपके सामने रख दें तो अब मेरा विश्वास है कि आप इसको कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया कि अगर कारकों के साथ सेंटेंस का क्रम कैसे होगा, ये बात आपके सामने स्पष्ट हुई। अब ऐसे कुछ और एग्जाम्पल आप करें और करके देखें कि सिद्धांत बन रहा है कि नहीं। तो दो बातें आपने सीखी। पहली बात मैंने आपको क्या सिखाई कि वाक्य का जो सामान्य क्रम है वो क्या होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया, इसके विशेषण, इसके पदबंध इसके साथ आएंगे। दूसरी बात मैंने आपको क्या समझाई कि अगर कारकों के साथ आए तो कारकों का जो क्रम है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग इत्यादि का जो क्रम है, ये आपको याद है, मैं विश्वास करता हूँ याद है, इसलिए मैंने पूरी बात आपके सामने स्पष्ट नहीं की। बस इसका तरीका क्या यूज होगा अशुद्धियों के संदर्भ में, ये मैंने आपको स्पष्ट किया। अब दो तीन छोटी बातें और सीख लें। जैसे वाक्य में कई बार कर्म प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को पढ़ें। अप्रत्यक्ष कर्म सदैव प्रत्यक्ष कर्म से पहले आएगा, ये है सिद्धांत जो आपको ध्यान में रखना है। तो अब आप अगर दो प्रकार के कर्म है तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्म निकालेंगे कैसे। देखिए इसका सीधा संबंध ये होता है कि ऐसा कर्म जो क्रिया से सीधे जुड़ा है, क्या है, जिसके लिए क्रिया सीधे जुड़ा है, जिसके लिए क्रिया संपादित हो रही है, वो तो प्रत्यक्ष कर्म हुआ। लेकिन उसके अलावा जो कर्म है वो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष कर्म हो गया। इसमें एक ट्रिक का और मैं आपको बताता हूँ। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्मों में जब कोई सजीव चित्रण किया जाए, जो सजीव हो उसको आप क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष कर्म। क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष। और जो चीज़ें निर्जीव हों उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे प्रत्यक्ष कर्म।
हाँ, ये ध्यान रखना है कि वही प्रत्यक्ष कर्म है। और सजीव क्या है? जो जीवित है, जिसके संदर्भ में बात कही जाएगी, वो अप्रत्यक्ष कर्म होता है। लेकिन इसका सही तरीका सीखने का ये है कि कर्मों में जो क्रिया से सीधा जुड़ा है, अर्थात जिस कर्म के लिए क्रिया संपादित हो रही है, वो चीज़ क्या होता है? प्रत्यक्ष कर्म। और दूसरी ट्रिक मैंने यहाँ से सिखा दी। अब इस आधार पर इस एग्जाम्पल से निकालिए, गीता ने, तो गीता तो कर्म हो, वो कर्ता हो गया। सीता को किताब दी। देखिए, देना यहाँ पर क्या है? क्रिया है। ये क्या है? आपकी मुख्य क्रिया है। अब दिया इसने क्या? किताब। और किसको दिया? सीता को दिया। तो जो चीज़ दिया और जिसको दिया, ये दोनों चीज़ें तो कर्म हुई ना, ये दोनों कर्म हुई। लेकिन मैंने आपको यहाँ सिखाया है कि क्रिया सीधे किससे जुड़ी है? किताब से जुड़ी है। इसलिए किताब क्या है? ये है आपका प्रत्यक्ष कर्म। और सीता यहाँ पर क्या है? अप्रत्यक्ष कर्म। तो सिद्धांत क्या है? अप्रत्यक्ष कर्म सदैव प्रत्यक्ष कर्म के पहले आता है। तो सीता प्रत्यक्ष कर्म है, तो किताब से सीता पहले आएगा। अब अगर इस वाक्य में अशुद्धि की जाए तो कैसे की जाएगी? मान लीजिए उसने लिख दिया कि गीता ने किताब सीता को दिया। चूँकि हम लोग बोलते समय बहुत सारी ग्रामेटिकल प्योरिटी को ध्यान में नहीं रखते, तो बोलने में तो ये सब चीज़ें चल जाएंगी, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, तो आपको व्याकरणिक ज्ञान होना चाहिए। उस आधार पर यहाँ पर एरर है, क्योंकि ये आपने सीखा कि अप्रत्यक्ष कर्म सदैव प्रत्यक्ष कर्म से पहले आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? गीता ने, ये क्या हो गया? कर्ता। किताब, मैंने यहाँ पर क्या बताया कि जो निर्जीव है वो प्रत्यक्ष कर्म है। तो अप्रत्यक्ष कर्म पहले आएगा, तो सीता को क्या होना चाहिए? पहले। और किताब को क्या होना चाहिए था? यहाँ पर जो सीधे क्रिया से जुड़ा है। तो इस तरह की अशुद्धियाँ आपके सामने रखी जाएंगी। तो ये एक आपने तीसरी बात सीख ली कि अप्रत्यक्ष कर्म सदैव प्रत्यक्ष कर्म के पहले आता है। अब एक छोटी सी बात, पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ। ध्यान रखना है कि आपका टॉपिक क्या चल रहा है? पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ। इस पर है तो आप मुख्य विषय से ट्रैक आउट नहीं होंगे, उसको ध्यान में रखते हुए क्लास में आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखें क्या है। कई बार क्या होता है, थोड़ा सा गले में खराश है। कई बार स्थितियां क्या आती हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों पर आपसे त्रुटि करवाता है। जैसे ये क्या शब्द है, इससे संबंधित वाक्य की संरचना में त्रुटि करवाएगा। देखिए, आपने अगर इंग्लिश ग्रामर भी कभी पढ़ी होगी तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? एस नो टाइप का। और कैसा होता है? WH टाइप का। कैसा होता है? WH टाइप का। तो एस नो टाइप के जो वाक्य होते हैं वो सदैव किससे स्टार्ट होते हैं? व्हाट से। और हिंदी में यही बात आपको ध्यान में रखनी है। व्हाट से स्टार्ट होने का क्या अर्थ है कि चूंकि इनका जो सामान्य उत्तर प्रकट होता है वो या तो यस में होता है या तो नो में होता है। इसीलिए व्हाट का जो सामान्य अर्थ क्या है, व्हाट पहले होता है। यही लॉजिक लगा दीजिए आप हिंदी वाले में। जब ऐसे वाक्य पूछे जाएं कि जिनका उत्तर या तो हाँ में होगा या तो ना में होगा, अर्थात या तो यस में होगा या तो नो में होगा, तो वो मूलतः किस टाइप के हुए? एस नो टाइप के हुए। तो ऐसे वाक्यों में क्या शब्द क्या होगा? बिल्कुल स्टार्टिंग में लगेगा, यानी वाक्य के पहले क्या लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पर वाक्य रखा है, क्या तुम घर जाओगे? तो ये प्रश्न पूछा गया। अब जरा इसका उत्तर दीजिए। या तो आप कहेंगे कि हाँ, और या तो कहेंगे कि नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आपसे एक सवाल किया जाता कि तुम कौन से घर जाओगे, अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा घर हैं, तो कौन वाले घर जाओगे? तो क्या आप इसका जवाब अभी आप हाँ और ना में दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अब आपको यहाँ पर एक डिफिनीशन देनी पड़ेगी।
एक प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं ये वाले घर जाऊंगा कि ये वाले घर जाऊंगा। तो यहाँ पर आपने स्पष्ट रूप से समझा। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल और करके यहाँ पर लाइव दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा, क्या तुम, चलो एक मैं कह देता हूँ, क्या तुम गाते हो। मान लीजिए आपके अंदर सिंगिंग एबिलिटी हो और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर होगा प्रश्नवाचक वाक्य में। क्या तुम गाते हो? मेरा मानना यह है कि आपके पास गाने की एबिलिटी है। मैंने प्रश्न किया क्या तुम गाते हो, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसका जवाब दें हाँ और या तो इसका जवाब दें नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक स्वरूप बनाऊं, तुम क्या गाते हो, तुम क्या गाते हो, अब जरा बताएं क्या इसका स्वरूप बदला? नहीं, बदल गया। यहाँ पर आपको डेफिनेशन देने पड़ेगा क्या कि आप ठुमरी गाते हो, आप गीत गाते हो, आप गज़ल गाते हो, आप शास्त्रीय गायन करते हो, आप लोकगीत गाते हो, क्या गाते हो बताओ। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन देनी पड़ रही है। ऐसे हालात में क्या वाक्य के मध्य में आ रहा है, ये है इंग्लिश का WH टाइप का, WH टाइप का। और ये क्या होता है, एसनो टाइप का। तो जो मैंने आपको यहाँ डिफाइन करके बताया था उसी आधार पर ये चीज़ है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि अगर किसी वाक्य में ऐसा स्वरूप रखा गया है कि उसका जवाब हाँ और नहीं में होगा, तो उसमें उसकी शुरुआत कैसे होगी, क्या वर्ड से होगी, क्या वर्ड से होगी। अगर मैं और आपको 2-3 वाक्य बोल के दिखाऊं लाइव, तो आप देखें। जैसे मैंने कहा, क्या तुम खाते हो, क्या तुम खा रहे हो, ऐसा मैंने बोला। मुझे पता नहीं चल रहा है दूर से कि दरअसल आप कर क्या रहे हैं, तो मैंने कहा, पूछना चाहा क्या तुम खा रहे हो, और यहीं पर कहा गया कि तुम क्या खा रहे हो। 2 वाक्य अगर मैं आपके सामने रखूं, तुम क्या खा रहे हो, तो दोनों के भाव भिन्न भिन्न हो गए। पहले वाक्य की शुरुआत क्या से होनी आवश्यक है, क्योंकि उस प्रश्न का प्रारूप ये था कि आपसे पूछा जाए क्या तुम खाते हो, तो आप या तो हाँ कहेंगे या तो नहीं कहेंगे। लेकिन दूसरे प्रश्न में आपको डिफिनीशन देनी है, तो ऐसे में क्या मध्य में हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का जो वाक्य होगा उसमें क्या सदैव शुरू में आएगा। तो ये बात भी आपके लिए स्पष्ट हो गई होगी। जो दूसरी बात मैंने समझाई उसी चीज़ को इस स्लाइड में रखा हूँ। जिन प्रश्नवाचक वाक्यों का उत्तर व्याख्या सहित दिया जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएंगे। वही जो मैंने आपको समझाया कि जैसे जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में अगर उनकी कुछ व्याख्या देनी है, यानी उसका सामान्य उत्तर यस या नो अर्थात हाँ या नहीं में नहीं होगा, उसकी कुछ व्याख्या करनी होगी, तो उनमें जो प्रश्नवाचक शब्द होंगे वो कहाँ आएंगे, बीच में आएंगे। उनसे हम वाक्य को प्रारंभ नहीं करेंगे। तो ये चौथी 5वीं महत्वपूर्ण बात आपके सामने मैंने रखी। तो इतनी बातें अगर आप सीख लेते हैं तो आप पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ टैकल कर लेंगे। हाँ, एक चीज़ और सिखा देता हूँ आपको, एक चीज़ और सिखा देता हूँ। जब कई बार विस्मयादिबोधक शब्द, देखिए ये पेन पैड में राइटिंग को आप ध्यान मत दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ, जो लिखता हूँ वो बोलता भी हूँ, क्योंकि इसमें राइटिंग खराब ही होती है, हैंड राइटिंग। विस्मयादिबोधक शब्द जैसे हाय, अरे इत्यादि, ये जो शब्द आते हैं इनको हम हिंदी में वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं। जैसे मैंने कहा हाय, यह बहुत बुरा हुआ, ये मैंने एक वाक्य आपके सामने रखा, हाय यह बहुत बुरा हुआ, तो ये विस्मयादिबोधक है। तो ये सदैव क्या होगा, शुरुआत में होगा। कई बार प्रश्न में क्या आएगा, यह बहुत बुरा हाय, और ऐसा करके पीछे लिख दिया, पीछे लिख दिया तो गलत हो गया। ये सावधानी आपको बरतनी होगी। तो ये 5-6 चीज़ें मैंने आपके सामने स्पष्ट की। अगर आप इतना सीख लेते हैं तो बिल्कुल आसानी से क्रम अशुद्धियों, पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ आप टैकल कर लेंगे। अब मैं अगली क्लास में आपको दूसरी अशुद्धि आपको दिखाऊंगा।
तो दूसरी अशुद्धि में आपको क्या मैंने दिखाया था, यानी अन्विति संबंधी, जो अन्विति होती है यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली बात, यह अशुद्धि का अगली क्लास में आपके सामने दूंगा। और मेरा विश्वास है कि आप इसको सीख लिए होंगे अच्छे से। इससे 10-20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, अपने से वाक्य की संरचना करें, 2-3 बार वीडियो को देख लें, आपकी अशुद्धि ठीक हो गई। और ध्यान रखना है कि जिन प्रश्नों में अशुद्धियों को रखा जाता है, जिस प्रश्न पत्र में, उसमें वाक्य और वर्तनी दोनों रखा जाता है और बच्चों के लिए बड़ा घातक हो जाता है अगर आप इसकी गंभीर तैयारी ना करें। तो इसी आशा के साथ आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।